अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और आपका जो एंट्री टेस्ट है उसके लिए आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत बेहतर चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज जो बच्चे आपका जो एंट्री टेस्ट है वो देकर आए हैं अपना एंट्री टेस्ट, वो जो है अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करें। अगर आपने मुझसे पढ़ा है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो लाजमी शेयर करें। स्टूडेंट्स, देखें, अभी तक जो बच्चे टेस्ट दे के आए हैं उन्होंने मुझे बताया कि सर आपकी जो पीडीएफ थी जो कि मैंने कल शेयर की थी उसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आए हैं और पास पेपर से भी आए हैं। फिज़िक्स के सेक्शन में कुछ न्यू एमसीक्यूज़ आए हैं जो कि गलत गिवन थे, जिसके आंसर जो थे वो थे ही नहीं, जो कि करेक्ट ऑप्शन जो था उसका वो था ही नहीं गिवन। तो स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ भी आए हैं, उनको भी आज हम डिस्कस कर लेंगे। सही है स्टूडेंट्स, तो आज जो है हम एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं भाई। आपका अगर जो है वो नेक्स्ट डे टेस्ट है या उसके नेक्स्ट डे टेस्ट है तो ये आपके लिए ये जो पीडीएफ है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके भाई, एमसीक्यूज़ कुछ इस तरीके से हैं भाई। देखें, एमसीक्यू नंबर 1 है, टू लेंसेज हैव फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड -40 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जस्ट सिंपल फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो इसकी जो सॉल्व पीडीएफ है वो मैं आपको दे चुका हूँ, लेकिन अभी कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो कि मुझे अभी स्टूडेंट्स ने आके सेंड किए हैं, तो वो एमसीक्यूज़ मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। ओके भाई, अच्छा, यहाँ पे हमें फोकल लेंथ निकालनी है, तो हमें फार्मूला पता है फोकल लेंथ का, हमने कल सीखा था। ये कल की एमसीक्यू है भाई, कल देखी थी, सॉल्व करी थी हमने। क्या होता है 1 अपॉन, क्या होता है फार्मूला भाई, 1 अपॉन एफ प्राइम इज़ इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस का 1 अपॉन F2। ये फार्मूला होता है भाई। यहाँ पे क्या काम करेंगे भाई, देखें यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो ये फार्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा। F1 क्या है मेरे पास, F1 क्या है, देखिए मेरे पास F1 है 21 सेंटीमीटर, F2 है मेरे पास -40 सेंटीमीटर। इस फार्मूले में वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि क्या आ रहा होगा भाई, +40 सेंटीमीटर। भाई ओके, कैलकुलेटर तो अलाउ होता है एनडी में। ओके भाई स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, जब आप इसको वैल्यूज़ को सॉल्व कर लें तो आपको उसका रेसिप्रोकल भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको 1 अपॉन एफ प्राइम नहीं निकालना, आपको एफ प्राइम निकालना है, तो आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे। ओके, एन अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल इस कॉल्ड, तो स्टूडेंट्स ये कौन सा मिसाइल होता है भाई, ये आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल होता है। बैलिस्टिक मिसाइल होता है, क्या होता है भाई, बैलिस्टिक मिसाइल होता है। इसको ज़रा मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। जब ये कौन सा मिसाइल होता है हमारे पास, बैलिस्टिक मिसाइल होता है। ओके भाई, नेक्स्ट एमसीक्यू देखें तो भाई है, व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पूछा गया था आपसे। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो आपसे पूछा गया है। तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, अगर स्टूडेंट्स हम निकालें तो भाई देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला याद रखें, क्या होता है भाई, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके भाई, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन, क्या है भाई, इन द मीडियम, डिवाइड हो रहा होता है बेसिकली n = cv, फॉर्मूला होता है इसका। लाइट ईयर इज़ मेजर्ड इन, तो भाई लाइट ईयर जो है उसको हम किस में मेजर करते हैं, लाइट ईयर को जो है स्टूडेंट्स हम लोग मेजर कर रहे होते हैं डिस्टेंस में, क्योंकि लाइट ईयर किसका यूनिट है भाई, लाइट ईयर यूनिट है डिस्टेंस का, डिस्टेंस का यूनिट है। ओके भाई, I.I, J.J एंड K.K विल बी इक्वल टू, स्टूडेंट्स बहुत ही आसान MCQ 1 आंसर है भाई, क्योंकि देखिए डॉट प्रोडक्ट है सिमिलर वेक्टर्स की। अगर यहाँ पे लिखा होता I.K, तो भाई क्या होता है इसका आंसर, फिर होता 0। ओके, बहुत सारे MCQ ऐसे पास पेपर में सॉल्व किए हैं हमने। नेक्स्ट भाई क्या है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी विल बी, तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है भाई, किलोवाट आवर होता है, किलोवाट आवर। सही है भाई, इस तरीके से होता है। और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आपसे मैं पूछूं तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट अगर वो आपसे कहता तो स्मॉलेस्ट में आप क्या लिखते भाई, स्मॉलेस्ट में आप लिखते इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके भाई, अच्छा जी, अ 5 मीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर इज एट अ राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री, द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। ये आपको क्या गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। द फोर्स ऑन द वायर, भाई ओके, फोर्स ऑन द वायर फाइंड आउट करना है, तो भाई मुझे फॉर्मूला याद आ गया फोर्स ऑन वायर वाला। भाई क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, अगर मैं फॉर्मूला फाइंड आउट करूँ तो भाई फोर्स ऑन वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बिल साइन थीटा। बहुत ही आसान फॉर्मूला है, बिल साइन थीटा, यही होता है ना, बिल साइन थीटा। ये हमारे पास आ जाता है और यहाँ से फिर हम फोर्स निकाल रहे होते हैं, तो भाई निकाल लीजिए। हम क्या करेंगे काम यहाँ पे स्टूडेंट्स, देखिए साइन थीटा 90 डिग्री है क्योंकि राइट एंगल है, तो साइन 90 1 के बराबर होता है, जस्ट हमें बिल निकालना है। आपको भाई मैग्नेटिक फील्ड 0.5 गिवन है, इसको मैं 0.5 लिख लेता हूँ।
उसके बाद मल्टीप्लाई बाय कर दूंगा आई, करंट क्या है मेरे पास, करंट है मेरे पास 2 एम्पेयर का, ओके, और मेरे पास लेंथ कितनी गिवन है, लेंथ है 5 मीटर की, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। इसको मैं सॉल्व करूँगा, मेरे पास फोर्स निकल कर आ जाएगी, और ये क्या होगी भाई 5 न्यूटन की होगी। भाई देखिए हाफ को मैं लिखूँगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 आंसर आ रहा होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें भाई, फ्री वेक्टर डेफिनेशन, फ्री वेक्टर की स्टूडेंट्स डेफिनेशन पूछी गई थी स्टूडेंट्स की। मैंने जो डिज़ाइन किया ना एमसीक्यूज़, ये मैं जस्ट क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स आगे बता रहे थे तो मैं उसको लिखता गया, या टाइपर को मैंने कह दिया कि भाई इस तरीके से लिख देना, उसको मैंने सेंड कर दिए थे, उसने कहा कि भाई इस तरीके से एमसीक्यू लिख देना। तो भाई फ्री वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसा वेक्टर जिसको हम मूव कर सकें, ओके भाई, उसे हम फ्री वेक्टर कहते हैं, पैरेलली मूव कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वेव थ्योरी, तो भाई कॉम्पटेंस इफेक्ट होता है, अगेन पास पेपर की एमसीक्यू हमने पढ़ा था, कॉम्पटेंस इफेक्ट जो होता है वो किससे डील करता है, ये वाले आपके चैप्टर फर्स्ट ईयर के हैं, ये आपके फर्स्ट ईयर के चैप्टर हैं, और भाई हमने पता है कि कॉम्पटेंस इफेक्ट किससे करता है, भाई पार्टिकल नेचर से करता है कॉम्पटेंस इफेक्ट। जो आपके फर्स्ट ईयर वाले चैप्टर हैं वो वेव थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं लाइट की, बहुत ही आसान। व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ मास 2 kg एंड द टाइम इज़ 2 seconds एंड द फोर्स विल बी 4 न्यूटन। स्टूडेंट्स ये एक ऐसी एमसीक्यू है जिसमें जो है स्टूडेंट्स हमें अप्रॉक्सीमेशन करनी थी, इसका करेक्ट आंसर गिवन नहीं था। ये बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने मुझे एमसीक्यू बताई आके। स्टूडेंट्स देखें इसमें अप्रॉक्सीमेशन हमें करनी थी कैसे, देखें भाई, देखें हमें फोर्स जो है वो 4 न्यूटन की गिवन है। बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है हमारे पास फोर्स, यही होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है हमारे पास फोर्स के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर लूँ कि मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाए, तो भाई उसको जो है फिर मैं अप्रॉक्सीमेशन करके जो है मल्टीप्लाई करा दूंगा। यहाँ पे मुझे आंसर गिवन है भाई, मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आएगा, 4 न्यूटन आएगा, ओके, 4 न्यूटन आ रहा होगा। 4 न्यूटन को फिर मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा, 4 न्यूटन को मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा। स्टूडेंट्स ये एमसीक्यू करेक्ट नहीं है, मैं आपको जस्ट जो है वो आंसर फाइंड आउट करने का बता रहा हूँ। 4 मल्टीप्लाई बाय 20.4 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा इसको, तो आपके पास 81 kg/m² आ रहा होगा, ओके भाई, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन ये एमसीक्यू स्टूडेंट्स नहीं है, मैंने जो है इसको इस तरीके से देखा है भाई, ये देखें, अगर हम जो है यहाँ पर मोमेंटम फाइंड आउट कर लें, मोमेंटम मास हमें गिवन है, वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लें, फिर जो है हम वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लेंगे फोर्स के ही फॉर्मूले से, अगेन एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर वेलोसिटी निकालेंगे, और फिर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करेंगे, तो फिर हमारे पास 4 ही आ रहा होगा। फिर 4 को जब मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा 20.4 से, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आंसर आ रहा होगा, ओके भाई। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, इन अ कन्वर्जिंग लेंस इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ 2 lenses इज़ R80, ओके। स्टूडेंट्स यहाँ पे अब यूनिट नहीं लगा हुआ, अगर यूनिट होता तो फिर हम इसको सॉल्व करते फर्दर। अब यहाँ पे बच्चे ने ये नहीं बताया कि सेंटीमीटर में है या नहीं है, आपको बता देता हूँ भाई, दोनों तरीके से बता देता हूँ। एंड द पावर ऑफ द लेंस इज़, वन लेंस इज़ 20, फाइंड आउट द पावर ऑफ द अदर लेंस, ओके भाई। तो भाई देखें इस एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इस एमसीक्यू को हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखें कन्वर्जिंग लेंस है और आपको फोकल लेंथ 2 लेंसेज की गिवन है, हमें फोकल लेंथ 2 लेंसेज की गिवन है और एक लेंस की पावर गिवन है, और एक लेंस की पावर गिवन है, और हमें क्या निकालना है, अदर लेंस की पावर निकालना है। इसका मतलब ये है मुझे P1 गिवन है, और P1 जो है ना वो मुझे कितना गिवन है भाई, P1 गिवन है 20, ओके भाई, 20 गिवन है, और मुझे 20 गिवन है, और मुझे P2 निकालना है भाई, मुझे P2 निकालना है। P2 क्या निकालना है, मुझे P2 फाइंड आउट करना है, P2 निकालना है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे दोनों लेंसेज की कन्वर्जेंस, मतलब दोनों लेंसेज की जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो मुझे गिवन है, वो कितनी है भाई, एफ इक्विवेलेंट, या एफ मैं इसको नाम देता हूँ भाई, दोनों लेंसेज की है ये, तो वो कितनी है भाई, मुझे कितनी गिवन है, 80 गिवन है, तो ये 1/80 गिवन है, ओके, तो मैं लिख दूंगा इसको 80। स्टूडेंट्स ये मेरे पास 80 यहाँ, ये अब ये नहीं लिखा हुआ मीटर में है या सेंटीमीटर में, बच्चे एमसीक्यूज बताते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से सॉल्व करेंगे अगर आपके पास आएगी, ओके भाई, इस तरीके से लिखा हुआ है, 80 लिखा हुआ है तो मैंने 80 लिख दिया। अच्छा जी, मुझे ये पता है फोकल, जो फोकल लेंथ होती है इसका रिलेशन होता है पावर से 1/इनवर्स का, सही है भाई, फोकल लेंथ होती है 1/p के बराबर। तो अगर मुझे इसकी इक्वलेंट पावर निकालनी है तो मैं निकाल लूँगा, मेरे पास पावर क्या आ जाएगी भाई, अगर मैं इस तरीके से निकालूँ तो मेरे पास आएगी 1/80 पावर इसकी, ओके, 1/80 पावर आ गई, 1/80 पावर आ गई। अब मैं क्या काम करूँगा, जस्ट सिंपल एक ये काम करूँगा कि मैं इस फॉर्मूले को यूज़ कर लूँगा। भाई क्या फार्मूला होता है पावर का, P1 P इक्वलेंट इज़ इक्वल टू P1 प्लस का P2, ओके, ये फार्मूला होता है। अब मुझे, मेरे पास 1/80, तो ये P इक्वलेंट मैंने निकाल दिया, इसको मैं 1/80 लिख देता हूँ, 1/80 इक्वल टू, या माइनस, मुझे P1 गिवन है, P1 को मैं नेगेटिव साइड पे भेज दूंगा, यहाँ भेज दिया, और यहाँ भेजने के बाद मैंने जो है वो
क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और भाई P1 क्या है, मुझे 20 गिवन है तो मैंने 20 कर दिया, और फिर मैं इसको फर्दर सॉल्व कर लूँगा तो मेरे पास P2 की वैल्यू आ रही होगी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये काम हमने किया मीटर के लिए। मीटर के लिए अगर आपके पास सेंटीमीटर का जिक्र होता तो फिर आप इसको चेंज करते, यहाँ पे लिखते 100। ओके भाई, ऊपर लिखते 100। हमने शॉर्ट ट्रिक पढ़ा था, अगर आपके पास जो है वो सेंटीमीटर में फोकल लेंथ गिवन होती है तो पावर का जो रिलेशन बन जाता है फोकल लेंथ से वो ये बन जाता है। अगर हमें पावर फाइंड आउट करनी होती है, हमें पावर फाइंड आउट करनी होती है तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिखते हैं ना भाई, इस तरीके से लिखते हैं, क्या 100 लिखते हैं, और यहाँ पे फोकल लेंथ आ रही होती है हमारे पास। ओके, तो अभी जो है यहाँ पे हमसे जो है वो सेंटीमीटर वगैरह के लिए नहीं पूछा गया तो मैं रिमूव कर देता हूँ उन्हें, बस मैंने आपको ये बता दिया। अभी ये बच्चे ने एमसीक्यू बताया नहीं है, मैंने आपको ये बता दिया किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे आगे। सही है भाई, नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव कर जाते हैं। हाउ मच अ मूवेबल मिरर शुड बी मूव टू रिप्लेस हमारे पास कोई भी मूवेबल मिरर है और वो कह रहा है कि भाई हमें जो है ना कितना जो है हमारे जो मूवेबल मिरर है उसको कितना मूव करना पड़ेगा टू रिप्लेस अ ब्राइट फ्रिंज बाय अ डार्क फ्रिंज। ओके, ये है। और स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यू देखें तो भाई नेक्स्ट एमसीक्यू में भी हमसे यही पूछा गया है कि हमारे पास इन माइकलसन इंफेरोमीटर अ ब्राइट फ्रिंज विल बी रिप्लेस बाय अ नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज। स्टूडेंट्स ये दो एमसीक्यूज मैंने इसलिए डाले हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एमसीक्यू को गलत कर देते हैं। भाई देखें, अगर जो है हम लोग मूवेबल मिरर को रिप्लेस कर रहे हैं ब्राइट फ्रिंज को डार्क से, किससे रिप्लेस कर रहे हैं भाई, ब्राइट को डार्क से रिप्लेस कर रहे हैं, तो हमारा जो आंसर होगा जो कि क्या होगा भाई, डिस्टेंस होगा वो λ/4 का होगा। याद रखें λ/4 का होगा। और अगर हम जो है ब्राइट से नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज में जा रहे हैं, ब्राइट से नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे भाई, हमारा जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, λ/2 का होगा। ओके, ये याद रखें। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है भाई, ये आई साउंड इज़ भाई, साउंड क्या है भाई स्टूडेंट्स, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। लेक्चर के दौरान हमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। ओके भाई, द रेट ऑफ डीके कांस्टेंट, स्टूडेंट्स रेट ऑफ डीके कांस्टेंट जो होता है, रेट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई मीन लाइफ के, मीन लाइफ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमने पढ़ा है कि हमारे पास मीन लाइफ होती है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डीके कांस्टेंट। ओके भाई, तो इसका आंसर है मीन लाइफ, मीन लाइफ। बहुत सारे बच्चे इसके ऊपर लगा के आएंगे हाफ लाइफ, इंटरनेट करेंगे उनके पास वहाँ से आ रहा होगा। मीन लाइफ दोनों का आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू का भी आंसर भाई मीन लाइफ ही है, यहाँ पे मैंने आपको रेसिप्रोकल के तौर पे बताया है, दोनों का आंसर मीन लाइफ है। नेक्स्ट एमसीक्यू, एडी करंट आर प्रोड्यूस, एडी करंट कब प्रोड्यूस होता है, जब आपके पास जो है वो करंट वेरी कर रहा, मेटल जो करंट जो है आपका या मेटल जो है वो स्केप्ड इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी वेरी करती हुई मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो तब जो है आपके पास एडी करंट प्रोड्यूस होता है। ओके जी भाई, ये भी एमसीक्यू आई थी स्टूडेंट्स आपके पास। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ओके इनसाइड द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड यूजिंग द इक्वेशन। स्टूडेंट्स ये मैंने आप लोगों के लिए की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये क्या है भाई, की पॉइंट्स हैं कि मैंने ही जो है वो बता दिए थे, तो आप जो है इसको लिख लीजिए भाई, ये की पॉइंट्स हैं, ये याद रख लें इन फॉर्मूलाज को, की पॉइंट्स हैं ये, ताकि अगर आपसे पूछे जाए, ये बेसिकली बेस है जो आगे एमसीक्यू आने वाली है उसके लिए बेस है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टॉराइड, अगर आपसे टॉराइड की मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाए तो ये लिख लीजिए भाई, यहाँ पे ये म्यू नॉट आएगा, लिखा हुआ नहीं है, म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय करंट, तो यहाँ पे जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय 2πr, और ऊपर जो है वो n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ। ओके भाई, ये है। और ये भी याद भी रखें, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द स्ट्रेट सोलिनॉइड वो क्या होती है भाई, ज़ीरो होती है हमारे पास। अगर स्ट्रेट सोलिनॉइड होगा तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है भाई, अंदर ज़ीरो हो जाती है। द इमेजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस टू स्टूडेंट्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोज टू लाइट इज, स्टूडेंट्स ये क्या किसकी डेफिनेशन है, ये बताइए ज़रा। ये है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किसकी है भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन है। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चों ने मुझे ज़रा बताया था, मैं आपको कुछ लास्ट में एमसीक्यूज भी बताऊंगा जो कि मुझे याद हैं, मैंने याद रखी मैं आपको बता दूंगा। द वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन, तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है वो वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये एमसीक्यू रीडिज़ाइन की गई है, ये आपसे पूछी गई थी। इसी से रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो भाई वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में जो है ना, आप ये याद रखें, आपके पास जो वेवलेंथ का जो रिलेशन होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, तो वो लैम्डा का रिलेशन होता है टेम्परेचर से इन्वर्स। ओके भाई, इन्वर्स रिलेशन होता है। ओके,
अच्छा, कोई और MCQ होता है उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट MCQ भाई, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। तो भाई देखें यहाँ बता दिया इन्वर्स रिलेशन है। पावर लॉ क्या डिटरमाइन करता है? पावर लॉ स्टूडेंट्स लाउडनेस को भी डिटरमाइन करता है और पावर को भी करता है, और बोथ, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा भाई? बोथ A एंड C होगा। स्टूडेंट्स अगर आपके पास यहाँ पे बोथ A एंड C ना दिया जाए, जो कि मुझे बच्चे बता रहे होते हैं कि सर वो बोथ A एंड C नहीं है, तो फिर आप क्या मार्क कर कर आएंगे भाई? पावर मार्क कर कर आएंगे। आप मार्क कर कर आएंगे पावर। ओके भाई, आप पावर मार्क कर कर आएंगे। क्यों भाई? क्योंकि पावर जो होता है ना बेसिकली क्वांटिटिव रिलेशन होता है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान का, अगर आपको ना दिया जाए तो। अच्छा जी भाई, ओके ये फॉर्मूला है वेयर लैम्डा रिप्रेजेंट्स, तो भाई इसमें तो बड़ा आसान है, डी के कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, आपको जो है एक वायर है और जो कि यूनिफॉर्म रॉड है, द रेजिस्ट ओके सेम मटेरियल बट द डायमीटर विल बी इंक्रीजेज बाय 2 एंड द लेंथ विल बी इंक्रीजेज बाय 4। तो आपको जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स इसका आंसर मैंने पीछे लिखा हुआ है भाई, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। इस तरीके से करेंगे। वो कह रहे हैं आपसे कि डायमीटर जो है उन्होंने 2 टाइम्स बढ़ा दिया, डायमीटर 2D कर रहे हैं, और जो लेंथ है उसको 4 टाइम्स कर रहे हैं। लेंथ को हम 4 टाइम्स कर रहे हैं और डायमीटर को जो है वो 2 टाइम्स कर रहे हैं। तो भाई ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। क्या है भाई? देख लीजिए इसकी एक्सप्लेनेशन। ये बेसिकली मैंने आपको बताया बायजस और टॉपर से भी NED वाले MCQs देते हैं, तो ये MCQ वहाँ से ही दी गई है। यहाँ पे इसका आंसर क्या है भाई? सेम रहेगा। बहुत ही आसान MCQ है स्टूडेंट्स ये। इसका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, देख लीजिएगा। ओके, या आप एक शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं कि भाई पाई डी स्क्वायर करेगा, पाई डी स्क्वायर करेंगे तो दोनों जो है वो ऑप्शंस कैंसिल हो जाएंगे भाई। देखें ऊपर 4 है, नीचे भी 4 बनेगा, 4 का फैक्टर ऊपर वाले से कैंसिल होगा, तो आपके पास R आ रहा होगा, आंसर रिमेन सेम आ रहा होगा बेसिकली। ओके, इसका आंसर देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखें भाई, ये बड़ी अच्छी MCQ है स्टूडेंट्स। इसका आंसर याद रखेगा भाई। एक टॉराइड है आपके पास जो कि सर्कुलर है, टॉराइड का केस है। इसमें जो है वो आपसे पूछा गया है कि भाई आप जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस बताइए। स्टूडेंट्स अगेन ये टॉपर से पूछी गई है MCQ। टॉपर वेबसाइट है, बायजस और टॉपर से NED वाले MCQs कभी कभार पूछ लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो याद रखें कि भाई इसका आंसर क्या है भाई। अगर हमें फार्मूला याद रख लें, वैसे तो ये याद रखिएगा कि अगर आपको सेल्फ इंडक्टेंस निकालनी है तो भाई क्या फार्मूला होगा? L इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय N स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर अपॉन 2R। इस तरीके का फार्मूला है, म्यू नॉट का स्क्वायर N का स्क्वायर R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। पिछले साल MCQ पूछी गई थी, अगेन सेल्फ इंडक्टेंस निकालनी थी आपको, और हमने जो है, अच्छा स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला हमने सोलिनॉइड के केस में यूज़ किया था जब हम 2023 के इनफाइनाइट स्टडी के MCQ सॉल्व कर रहे थे। इसी से रिलेटेड हमने एक MCQ सॉल्व करी थी, उसमें एरिया इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये देखें इस तरीके की इस दफ़ा MCQ पूछी गई है आपसे। ओके, तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट MCQ क्या है? अच्छा स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पे चैप्टर नंबर जो है ना वो चैप्टर नंबर 16 से या 18 आपके जो आखिरी के जो चैप्टर्स हैं वहाँ से भी MCQs पूछे गए हैं, इस बार ज़्यादा पूछे गए हैं। देखें अभी, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज़ डबल्ड देन इट्स रेट ऑफ रेडिएशन विल बी द फैक्टर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हम लोग एक चीज़ फार्मूलाज को देख लेते हैं इस तरह के MCQs को सॉल्व करने के लिए। तो भाई देखें जो है यहाँ पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कुछ फार्मूलाज हैं, ये मैंने आप लोगों के पास की पॉइंट्स लिख दी हैं, इसको पढ़ लीजिएगा भाई। हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन में 4 केसेस आते हैं। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आती है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है। इसके अलावा 2 और होते हैं, एक कैपलर्स का भी होता है, उसको भी पढ़ लीजिएगा, किरचॉफ भी आ रहा होता है। इसके साथ साथ जो है वो हमारे पास रेलेजेंस लॉ भी आता है, तो भाई ये पढ़ लीजिएगा। जीन्स लॉ भी आ रहा होता है, तो उसको पढ़ लीजिएगा। ओके, यहाँ पे एनर्जी का जिक्र है, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर से। ये आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट में होता है, टेम्परेचर के 4 पावर से। इसका यूनिट जो है वो आपसे NED में पूछ लिया जाता है। यूनिट अगर आएगा तो वॉट पर मीटर इन्वर्स स्क्वायर और K की इन्वर्स पावर। ओके भाई ये होगा। इसके साथ साथ अगर सिग्मा की वैल्यू पूछी जाए तो 5.67 होती है, एक्सपोनेंट -8। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ अभी बताया, लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा भाई, लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज होगी। मैक्सिमम रेडिएशन कहाँ तक जाती है इसकी, 2.9 एक्सपोनेंट -3 तक जाती है। ये जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें मैंने इसको जो है ना उसके की पॉइंट्स उसको यहाँ पे लिख दिया है ताकि स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट ले सकें। ओके भाई, तो ये स्टूडेंट्स ये आप फॉर्मूलाज याद रखें, और ये याद रखने के भाई वेन्स लॉ जो है वो शॉर्ट के लिए यूज़ होती है और जीन्स की जो लॉ है वो लैम्डा मैक्सिमम के लिए यूज़ की जाती है। ओके भाई स्टूडेंट्स, PDF में आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अच्छा जी, अगर आपने ये पॉइंट्स कवर कर लिए तो इन पॉइंट्स को कवर करने के बाद अब आप MCQ सॉल्व कर लेंगे। MCQ क्या है,
इफ़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी इज़ डबल्ड देन इट्स रेट ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस बाय द फैक्टर। तो स्टूडेंट्स एनर्जी वाला जिक्र है और हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन सवाल में लिखे गया है, तो हम सीधा सीधा फार्मूला यूज़ करेंगे, ई इज़ इक्वल टू ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी की पावर 4। ओके भाई, ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। ओके भाई, ए यहाँ पे भी आ रहा होता है, वैसे फार्मूला बन जाता है ये, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टी की पावर 4। ये अभी तो हमें टी गिवन है ना, तो टी की पावर 4 से के रिस्पेक्ट से कर लेते हैं। तो भाई देख लें यहाँ पे, क्योंकि जो है आपके पास ओके टेम्परेचर को वो डबल कर रहा है, तो यहाँ पे टी की पावर 4 है, तो टी की 2 की पावर 4 हो जाएगी। 2 की पावर 4 क्या होती है, क्योंकि एक चीज़ जितना, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, तो यहाँ पे देखें लेकिन पावर 4 है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो जब 2 की पावर आप 4 करेंगे तो उतनी चीज़ जो है वो एनर्जी भी आपकी जो है वो बढ़ रही होगी, जो एक एनर्जी का फैक्टर होगा, रेट ऑफ रेडिएशन जो कि होगा, तो वो 16 बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट MCQ, a hot body will be radiated maximum energy if the surface is black and rough। स्टूडेंट्स मैक्सिमम एनर्जी हॉट बॉडी आपकी जो है वो क्या करेगी भाई, रेडिएट करेगी, तो वो जब आपकी जो सरफेस है वो क्या होगी, ब्लैक और रफ होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये वाले जो MCQs हैं यहाँ पे देखें भाई, इसकी डायमेंशन क्या होती है भाई, आपको बार बार बताया कि प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होती है, प्रूफ करके समझाया था। MCQ नंबर 48 को देखें तो भाई MCQ नंबर 48 बड़ी अच्छी है स्टूडेंट्स, देखें ये आपसे पूछी भी गई है। MCQ क्या है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज बाय 7% टू 287% देन द रेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन विल बी इंक्रीजेज बाय द फैक्टर। स्टूडेंट्स हमें रेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन निकालना है अगेन, तो भाई क्या काम करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ये काम करेंगे, हमें पता है अगर हम रेट निकालें तो हम इस तरीके से निकालेंगे E2 डिवाइडेड बाय E1। ओके भाई, इस तरीके से निकालेंगे इसका रेट। ओके, इस तरीके से हम निकालेंगे रेट। यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, हम जो है यहाँ पे क्या पुट करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है T2/T1 डिवाइडेड बाय T2/T1 का होल पावर 4। ये हमारे पास एक अगेन जो हमने जो लॉ पढ़ी थी ऊपर बोल्ट्जमैन, उसी का एक एडवांस वर्जन होती है। रेट निकालना है अगेन, अब आप वैल्यूज़ को यूज़ कर दीजिए, आपके पास रेट निकल कर आ जाएगा। कैसे आएगा भाई रेट निकाल लीजिए। T2 क्या है आपके पास, T2 है हमारे पास 283 है ना, 283 के अंदर आप ऐड कर दीजिए भाई 273 ऐड कर दें। उसके बाद जो है आप ऐड कर दें जो हमारे पास T1 क्या है, T1 मेरे पास है 7, T1 मेरे पास क्या है, ओके 273 हो गया ये, और +7, 273 + 7 कर दीजिएगा। बेसिकली 273 हम क्यों ऐड कर रहे हैं, बेसिकली हम इसे केल्विन में चेंज कर रहे हैं। केल्विन में कभी भी चेंज करना होगा सेंटीग्रेड से, तो हम 273 उसमें ऐड करते हैं। तो आप इसको ऐड करेंगे तो भाई आपके पास एक आंसर आएगा जो कि हमारे पास बराबर होगा 16 के। ओके, जिसका आंसर था। ओके जी भाई, ये MCQ है स्टूडेंट्स। इस MCQ को सॉल्व करने से पहले ये डॉपलर इफेक्ट की MCQ है। मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ जो कि मुझे बच्चों ने बताया, जो कि मुझे अभी याद है, तो वो अगर मेरे जहन से ना निकल जाए, मैं आपको ना बता पाऊँ, तो ये भाई याद रखें। कॉम्पटेंस इफेक्ट की जो फ्रीक्वेंसी का एक MCQ आई थी भाई, याद रखें जो कॉम्पटेंस इफेक्ट है ना, कॉम्पटेंस इफेक्ट की एक MCQ आई थी, कॉम्पटेंस आफ्टर द कॉम्पटेंस इफेक्ट द स्कैटरिंग फोटोन। कॉम्पटेंस इफेक्ट में जो स्कैटर्ड फोटोन होता है, ये कल हमने की पॉइंट में वैसे पढ़ा भी था, अभी आपको बता रहा हूँ। स्कैटर्ड जो फोटोन होता है, स्कैटर्ड फोटोन जो होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है ना, जो कि लैम्डा होता है, वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। और जो एनर्जी होती है ना, इसकी एनर्जी, वो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, ये हमने कल की पॉइंट में पढ़ा था। इसकी जो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या हो जाती है भाई, वो हो जाती है मेरे पास डिक्रीज़। ओके भाई, कॉम्पटेंस इफेक्ट में होता है हमारे पास ये आज आपसे MCQ पूछी गई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसी के साथ साथ एक और MCQ पूछी गई भाई, फैराडे लॉ जो है वो किसका कॉन्सिक्वेंस है। फैराडे लॉ किसका कॉन्सिक्वेंस है, तो भाई वो किसका है कॉन्सिक्वेंस, फैराडे लॉ हमारे पास, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ जो है वो हमारे पास किसका कॉन्सिक्वेंस है, तो वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ओके भाई, अच्छा इसके साथ साथ एक और MCQ पूछी गई थी, लेंस लॉ जो है वो किस पे डिपेंड करती है, तो लेंस लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे डिपेंड कर रही होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे, जहाँ पे एनर्जी भी लिख दिया मैंने। ओके भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे डिपेंड करती है। बात सुन लिया तो आपको समझ आ गया होगा। ये 2 MCQs मुझे याद आए थे तो मैंने आपको समझा दिया अभी। अच्छा, ऊपर जाके बस एक MCQ हमारी रह गई है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी उसको भी देख लेते हैं।
ये रही लास्ट MCQ हमारी। भाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ विसल ऑफ एन इंजन इज़ 600 हैज़र्ड्स। The engine is moving with a 30 meter per second velocity towards the stationary observer. What is the apparent frequency? स्टूडेंट्स डॉपलर्स इफेक्ट का केस है। कौन सा केस है भाई? देखें, वो कह रहा है आपका जो इंजन है वो मूव कर रहा है और जो हमारा जो कि ऑब्जर्वर है, जो कि वो क्या है भाई, स्टेशनरी एट रेस्ट है। ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पे है। तो कौन सा केस है भाई? हमने जब वेव मोशन एंड साउंड पढ़ा था उसके लास्ट में हमने ये पढ़ा था भाई स्टूडेंट्स, डॉपलर्स इफेक्ट का केस पढ़ा था ना हमने, तो उसमें लास्ट में हमने फार्मूला सीखा था। कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगेगा? ओके भाई, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा होगा हमारे पास? देखें, ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट है तो केस 2 लगेगा हमारे पास। क्या लग रहा होगा भाई? केस 2 लग रहा होगा। ओके भाई, यहाँ पे हमारे पास लगेगा केस 2। केस 2 में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था अगर हमें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो फार्मूला ये यूज़ करते हैं। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं, अगर हमारा ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पे और टूवर्ड्स का केस है, टूवर्ड्स लिखा हुआ है, अवे नहीं है तो टूवर्ड्स का केस है। टूवर्ड्स वाला केस का फार्मूला यूज़ करेंगे, क्या होता है भाई? v अपॉन साउंड की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय v माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या है भाई आपका जो कि सोर्स है। यहाँ पे हमारी सोर्स क्या है? मल्टीप्लाई करा रहा हूँ उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से। यहाँ पे मेरी क्या है भाई? यहाँ पे मेरी सोर्स क्या है? सोर्स क्या है? इंजन है। इंजन मेरी सोर्स है। सोर्स इंजन है, या कार भी लिख के दे सकता था वो आपको यहाँ पे। सोर्स इंजन है मेरा यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है उसकी? अब वैल्यूज़ को यूज़ करना सीखें भाई। वैल्यूज़ कैसे यूज़ करेंगे? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो यहाँ पे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। v वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है भाई? 332 अप्रॉक्सीमेटली या 331। अच्छा जी, v की वैल्यू अगेन 332 कर देंगे और यहाँ पे क्या है भाई? माइनस करेंगे वेलोसिटी ऑफ जो आपके पास सोर्स है वो कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। तो 30 लिख दिया आपने। जो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है उससे आप मल्टीप्लाई कराते हैं, तो मल्टीप्लाई करा दीजिएगा इस एक्सप्रेशन को। जब आप मल्टीप्लाई करा देंगे इस एक्सप्रेशन को किससे भाई? जो मुझे कितनी गई है? 600 हैज़र्ड्स की गई है। ओके भाई, 600 हैज़र्ड्स से मल्टीप्लाई कराएंगे, आपके पास आंसर आ रहा होगा। ओके भाई, इसको मल्टीप्लाई लिखा हुआ है मैंने, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया भाई पैटर्न। स्टूडेंट्स अगर आपको रिवीजन करना है तो भाई कैसे रिवीजन करेंगे? वेव मोशन एंड साउंड के चैप्टर में मेरे जाइए, वहाँ पे जस्ट इन फार्मूलाज का रिवीजन कर लीजिए। आपसे ये MCQs पूछे जा रहे हैं, तो जो MCQs आपसे पूछे जा रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए स्टूडेंट्स। ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है और ऊपर जो मैंने आपको बताया भाई, क्या बताया कि जो इसके कुछ फार्मूलाज थे जो कि हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लॉ थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, डॉपलर्स इफेक्ट है, इस तरीके के MCQs। इसी तरह कॉम्पटेंस इफेक्ट का कुछ MCQ बताया मैंने, तो कॉम्पटेंस इफेक्ट का जो MCQ बताया इसको याद रखेगा। फैराडे लॉ का जो है वो याद रखेगा। इस तरीके के MCQ स्टूडेंट्स हमसे पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स जितने भी हमने MCQ सॉल्व करे हैं आज अच्छे तरीके से हमने उसको सॉल्व कर लिया है। आई होप आपका जो टेस्ट है वो बहुत बेहतर होगा। आपके टेस्ट में कुछ MCQ इसमें से रिपीट होंगे, लाजमी उसको गो थ्रू करें। इसके साथ साथ जो कि हमारी कल की PDF है उस लेक्चर को लाजमी वॉच करें, वहाँ से बहुत सारे MCQs स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि रिपीट हुए हैं और मैंने उसको इसी तरीके से डिज़ाइन किया था जो कि वो 2023 के पास पेपर के MCQs थे वही रिपीट हुए हैं, उसको जाके लाजमी गो थ्रू करें। ओके भाई, गैल्वानोमीटर की कुछ MCQs थी जो कि G²/G+S जिसका आंसर था वो भी रिपीट हुई है, उसको जाके देखें। रेजिस्टेंस की कुछ MCQs हैं वो भी रिपीट हुई हैं, वहाँ जाके उनको देख लीजिए। अगर उनको देख लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। स्टूडेंट्स दुआओं में मुझे याद रखें और अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करेगा ताकि जो है मुझे भी मोटिवेशन मिले और मुझे भी पता चले कि भाई हाँ भाई मेरे स्टूडेंट्स भी पढ़ कर आए हैं। ओके भाई, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।